हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। नेक्स्ट मॉर्निंग किचन से चाय और कॉफ़ी की खुशबू के साथ मीरा और अनन्या की सुबह होती है। सविता ताई जो अपने निर्धारित समय पर सब कुछ तैयार कर रही थी और रोज़ की तरह आज भी मीरा के हाथों में उसकी कॉफ़ी का कप दे देती है और फिर अनन्या को उसकी चाय। ये अब मीरा खन्ना के घर की आदत सी बनती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरव जो ऊपर से उतर कर आ रहा था, वो आकर चुपचाप मीरा के पास बैठ जाता है। तभी मीरा उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है और उसे पूछती है, आरव नींद कैसी आई? आरव भी ये सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दे देता है, बहुत अच्छी। मीरा का चेहरा ये सुनकर अपने आप ही खिल जाता है। वहीं अनन्या जो ये सब देख रही थी, उसे मानो अब ये लग रहा था कि मीरा और आरव के बीच शायद कुछ तो ठीक होने लगा है। और कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद आरव स्कूल के लिए तैयार होता है। वहीं अनन्या जो उसकी वाटर बोतल चेक करती है। और आज भी सेम ही रूटीन। आरव को स्कूल छोड़ने देने के बाद अनन्या और मीरा का ऑफ़िस के लिए निकल जाना और मीरा के ऑफ़िस पहुंचते ही ऑफ़िस का माहौल बदल जाना। लेकिन आज रिसेप्शन पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी। एचआर टीम भी बहुत ज़्यादा बिजी थी। तभी मीरा चलते चलते नंदिनी से पूछती है, कैंडिडेट्स आ गए? मीरा जैसे ही सुनती है वो तुरंत जवाब देती है, हाँ, आज सीनियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की इंटरव्यू है। शॉर्टलिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मीरा जैसे ही ये सुनती है वो नंदिनी की तरफ मुड़ जाती है और उससे कहती है, गुड। दूसरी तरफ अनन्या जो अपनी डेस्क पर बैठे हुए कुछ मेल्स खोल रही थी और वो इंटरव्यू शेड्यूल्स प्रिंट कर रही थी। सबका आज का दिन भी बहुत बिजी होने वाला था। मीरा जो अपने कैबिन में चली गई थी, वहीं अनन्या जो अपने काम में लगी हुई थी। दोनों साथ ऑफिस आते तो हैं, लेकिन अब उनके बीच ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा। और इसी तरह इनका दिन फिर से शुरू होता है। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में डूब रहा था कि तभी इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा बंद होता है। रूम के अंदर लॉन्ग गिलास टेबल थी, जिस पर एक साइड मीरा और एक साइड नन्ही तो दूसरी तरफ एचआर हेड बैठे हुए थे। टेबल पर फाइल सजी हुई थी, सबके लैपटॉप ओपन थे और रूम में हल्की सी एसी की ठंडक। और कुछ ही देर में बाहर वेटिंग एरिया में जतिन नाम का अनाउंस होता है। और कुछ ही देर में जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जतिन अंदर आता है। सिंपल सा लाइट ग्रे शर्ट, स्लीव्स प्रॉपरली फोल्डेड, डार्क ट्राउज़र, पोस्चर एकदम स्ट्रेट। ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश और ना ही ज़्यादा नर्वस। और वो बड़े ही रिस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग के तभी मीरा भी बिना किसी स्माइल पास किए उसकी तरफ देखने लगती है। मीरा की आंखें बिल्कुल शार्प थी और वो उसको सर से लेके पैर तक परख रही थी कि तभी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव ए सीट। जतिन जैसे ही सुनता है वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कुछ ही सेकंड में उसका इंटरव्यू भी शुरू हो जाता है। और फिर मीरा का एक सवाल, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में प्रेशर हाई होता है, टाइम जोन्स, क्लाइंट्स, नंबर्स, हाउ डू यू हैंडल दैट? मीरा का ये सवाल बहुत ही स्ट्रेट था। जैसे ही जतिन ये सुनता है वो पहले सोचता है, लेकिन फिर कहता है, प्रेशर तब प्रॉब्लम बनता है जब क्लैरिटी नहीं होती। अगर सिस्टम क्लियर हो तो प्रेशर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और वो ये बात बिल्कुल मीरा की आंखों में देखते हुए कहता है। तभी मीरा
अपनी आईब्रोज रेस करते हुए। इंटरेस्टिंग आंसर। वहीं अनन्या जो पूरी बात को बड़े ही साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल प्रोफेशनल थे, लेकिन उसके अंदर शायद कुछ मेमोरीज थी जो एक शीशे की तरह उसके सामने आ रही थी। कॉलेज लाइब्रेरी में जतिन का वही शांत सा स्वभाव, ग्रुप डिस्कशन में उसका कम बोलकर भी इम्पैक्ट छोड़ना, कि तभी अनन्या को खुद पर ही बहुत गुस्सा आने लगता है और वो खुद अपने पास से बाहर आते हुए कहती है, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। कि दूसरी तरफ मीरा का अगला सवाल। सपोज़ एक क्लाइंट लास्ट मोमेंट पे डिलीवरेबल चेंज कर देता है और टीम ऑलरेडी स्ट्रेच है, डिसीज़न कैसे लोगे। जतिन जैसे ही मीरा का ये सवाल सुनता है, वो बिना किसी हड़बड़ाहट के, मैम पहले क्लाइंट को रियलिटी समझाऊंगा, व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ रिस्की, फिर टीम के साथ ट्रांसपेरेंट डिस्कशन करूंगा। शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। और जतिन के इस जवाब के बाद रूम में एक हल्का सा साइलेंट आ जाता है। कि तभी नंदिनी मीरा की तरफ देखने लगती है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस फाइल में एक छोटा सा मार्क कर देती है। इंटरव्यू अब करीब ख़त्म होने ही वाला था कि तभी मीरा ने एक लास्ट लाइन बोली, वी विल गेट बैक टू यू। और कुछ ही देर में जतिन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। वो बहुत क्विकली चेयर को पुश करता है और जैसे ही वो चेयर को अपनी जगह रखता है, उसकी नज़र अनन्या की तरफ चली जाती है, जैसे वो इसे इस बार पहचान गया हो। लेकिन उस वक्त दोनों का प्रोफेशनलिज्म दोनों पर काफ़ी भारी था, इसलिए जतिन बस थैंक यू बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, अनन्या बहुत हल्की सांस लेती है। तभी मीरा बहुत ही कैजुअली पूछने लगती है, कैंडिडेट कैसा लगा। कि तभी अनन्या बिना किसी हेजिटेशन के स्ट्रॉन्ग क्लियर थिंक है। कि तभी मीरा उसकी तरफ देखते हुए, तुम उसे पहले से जानती हो। मीरा जी के ये कहने पर अनन्या का दिल एक पल के लिए बहुत तेज़ धड़कने लगता है। कि तभी वो खुद को संभालते हुए, हाँ कॉलेज में हम साथ ही थे, लेकिन मैम इस बात से प्रोफेशनल असाइनमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अनन्या जैसे ये कहती है, मीरा अनन्या की आंखों में देखने लगती है बहुत ही गहराई के साथ, और फिर वो कहती है, गुड, मुझे भी वही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बाहर कॉरिडोर में जतिन खड़ा हुआ था। कि तभी अनन्या भी रूम से बाहर निकलती है और जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, तभी जतिन काफ़ी टाइम बाद, कि तभी अनन्या, हाँ ज़िंदगी इधर ले आई। और यहाँ पर दोनों के बीच एक छोटा सा पोज आ जाता है। कि तभी जतिन, तुम्हारी कंपनी इम्प्रेसिव है। तभी अनन्या, और तुम वैसे ही हो। और यह कहते हुए दोनों बस स्माइल करने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद इंटरव्यू फ्लोर पर हलचल फिर से शुरू हो जाती है। और वहीं जतिन के बाहर जाते ही एचआर टीम अगले कैंडिडेट की फ़ाइल अरेंज करने लगते हैं। अनन्या भी अब वापस अपनी जगह आकर बैठ जाती है, पर उसका पूरा ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। और वहीं कैबिन के ग्लास के उस पार मीरा और नंदिनी अभी भी इंटरव्यू नोट्स डिस्कस कर रही थी। कि तभी रिसेप्शन साइड से हल्की सी मूवमेंट होती है और एक नेक्स्ट कैंडिडेट अंदर आने लगती है। उसने येलो कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था, ना बहुत हैवी और ना ही फ्लैशी।
और उसका दुपट्टा जो शोल्डर पर रखा हुआ था, स्लीव्स फुल थी और फैब्रिक ऐसा जो चलते समय हल्का सा फ्लो करता था। और उसका नाम कल्पना। जैसे ही कल्पना इंटरव्यू रूम की तरफ आती है, उसकी सबसे पहले नज़र नंदिनी पर पड़ती है और जैसे ही दोनों का आई कांटेक्ट होता है, मानो दोनों के बीच कुछ रुक सा गया हो। वही नंदिनी जिसके हाथ टेबल पर रखे हुए थे, लेकिन उसके हाथ की फिंगर्स जो शायद नर्वसनेस की वजह से थोड़ी हिल रही थी, जैसे इंटरव्यू कल्पना का नहीं, खुद नंदिनी का हो। नंदिनी की आंखें कल्पना से हट ही नहीं रही थी। उसके येलो सूट की ब्राइटनेस, उसके चलने का तरीका, उसकी आंखें, उसका वो शांत सा कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक साथ नंदिनी के अंदर जाकर कहीं अटक सा जाता है कि तभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि तभी मीरा साइड में देखने लगती है। वही नंदिनी, उसने बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ में कहा, ये नेक्स्ट कैंडिडेट का प्रोफाइल। कि तभी मीरा फिर से, नंदिनी। इस बार मीरा की आवाज़ थोड़ी शार्प थी। कि तभी नंदिनी खुद को उस झटके से एकदम से प्रेजेंट में ले आती है। हाँ हाँ, ये कहते हुए भी उसकी नज़र अभी भी पूरी तरह से उससे हट ही नहीं रही थी। वहीं कल्पना जो अब इंटरव्यू रूम के अंदर आ चुकी थी, लेकिन उसकी इमेज अभी भी नंदिनी की आंखों में पूरी तरह से ठहर चुकी थी। और देखते ही देखते कल्पना का इंटरव्यू शुरू हो जाता है कि वहीं मीरा ने उससे यूजुअल अथॉरिटी के साथ क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। उसकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, हैंडलिंग प्रेशर। वहीं कल्पना ने हर सवाल का जवाब बहुत ही क्लियरिटी के साथ दिया। वो ज़्यादा बोल नहीं रही थी, पर जो भी कह रही थी उसमें अननेसेसरी वर्ड्स नहीं थे। और जब सवाल टीम वर्क पर आया तो कल्पना ने सिचुएशन को संभालते हुए बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, मैं स्पॉटलाइट में रहने के लिए काम नहीं करती, काम खुद बोलता है। वही नंदिनी जो जानबूझकर थोड़ा आगे आकर कुछ नोट्स लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कल्पना पर था। उसकी आंखें, उसका पोस्चर, वो हर चीज़ बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रही थी। कि तभी मीरा अचानक नंदिनी की तरफ देखते हुए, योर थॉट्स। नंदिनी ने जैसे ही मीरा की ये बात सुनी, वो एक सेकंड के लिए तो चुप हो जाती है और फिर खुद को संभालते हुए, शी इज़ कंपोज्ड, टीम के लिए स्ट्रॉन्ग असिस्ट हो सकती है। नंदिनी जैसे ही ये कहती है कि तभी मीरा अपनी आईब्रोज रेज करके उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि मीरा को नंदिनी के इस टोन में कुछ तो चेंजेस लग रहा था। और यहीं पर ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। कल्पना भी थैंक यू बोलकर बाहर चली जाती है। और उसके जाने के बाद जैसे ही डोर बंद होता है, नंदिनी की तो मानो सांस में सांस आ जाती है। तभी मीरा उसकी तरफ देखते हुए, तुम ठीक हो? वही नंदिनी अपने फेस पर स्माइल लाकर, हाँ बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट। नंदिनी ये कह तो रही थी, लेकिन वो जानती थी ये डिस्ट्रैक्शन उसके लिए नॉर्मल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर में कल्पना जो रिसेप्शन से आगे बढ़ रही थी, वहीं अनन्या जो उसे नोटिस कर रही थी। उसका येलो सूट जो दूर से अलग ही दिख रहा था। कल्पना की चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस। और कुछ ही देर में नंदिनी भी उस रूम से बाहर आ जाती है कि तभी मीरा पीछे से, नंदिनी फाइनेंस के साथ एक कॉल शेड्यूल करना। नंदिनी जैसे ही ये सुनती है तभी वो अभी आई
और उसके कदम अपने आप ही कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं कल्पना जो एलिवेटर के पास ही खड़ी हुई थी और अपना फ़ोन निकाल रही थी, नंदिनी जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो कुछ कदम दूर ही रुक जाती है। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करने वाली है। उसे बस इतना पता था कि आज कुछ तो अलग है जो उसे खींच रहा है। और जैसे ही एलिवेटर की बेल बजती है वो अंदर चली जाती है और देखते ही देखते वो दरवाज़ा बंद होने लगता है। नंदिनी जो वहीं खड़ी रही, पहली बार इतनी फोकस्ड वूमेन जो किसी के पीछे इतनी खोई हुई थी और कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और उसी मोमेंट पर एलिवेटर के दरवाजे बस बंद होने ही वाले थे कि तभी नंदिनी अपने भागते हुए कदमों से आगे बढ़ने लगती है। उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बस खुद को रोक नहीं पाती कि तभी एक्सक्यूज़ मी, वो अपनी हड़बड़ाती हुई आवाज़ में कल्पना को रोकने की कोशिश करती है। वहीं कल्पना जैसे ही उसके कानों में नंदिनी की आवाज़ सुनाई देती है वो तुरंत उसकी तरफ पलटकर देखने लगती है। उसके येलो सूट्स में वही सॉफ्ट सी चमक, उसकी शांत सी नज़रें। नंदिनी जैसे ही कल्पना का चेहरा देखती है वो तो मानो भूल ही गई थी कि उसे अभी क्या कहना है कि तभी वो खुद को संभालते हुए हाय। वहीं कल्पना हल्की सी मुस्कान के साथ हाय। नंदिनी जैसे ही ये सुनती है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और फिर कहती है आई एम नंदिनी, नंदिनी रॉय। नंदिनी की आवाज़ थोड़ी प्रोफेशनल थी लेकिन थोड़ी घबराहट भी। कल्पना जैसे ही ये सुनती है वो अपना सिर हिला देती है कि तभी एलिवेटर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन नंदिनी जो वहीं खड़ी रही, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब और ना ही कोई फॉलो, बस एक नाम जो उसके लिए बहुत मायने रखने वाला था कि उसी वक्त कॉरिडोर के दूसरे हिस्से से अनन्या रिसेप्शन की तरफ बढ़ी आ रही थी। जतिन जो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था अपने हाथ में फ़ोन लिए, उसके चेहरे पर बहुत ही शांत से एक्सप्रेशन थे। तभी अनन्या उसके पास जाकर रुक जाती है और उससे कहती है जतिन तुम यही हो। वही जतिन जैसे ही ये सुनता है वो अपनी नज़रें उठाकर अनन्या की तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ, इंटरव्यू के बाद रुकने को बोला था। तभी अनन्या एक पल के लिए रुक कर कहती है जतिन मैं यहीं काम करती हूँ। और वो फिर बिना ज़्यादा घुमाए बात को आगे करते हुए कहती है वैसे तुम सिलेक्ट हो गए हो। जतिन जैसे ही अनन्या के मुंह से ये बात सुनता है वो हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगता है और फिर कहता है सच। वो बस इतना ही कहता है। तभी अनन्या हाँ जतिन, अब तुम भी इस कंपनी का हिस्सा हो। जतिन जैसे ही ये सुनता है वो बहुत धीरे से अपने अंदर सांस लेता है जैसे कि उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई हो। कि तभी वो कहता है गुड, सुनकर अच्छा लगा। उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट तो थी लेकिन शोर नहीं था। अनन्या भी बस उसकी तरफ मुस्कान पास कर देती है और वो उससे कहती है एचआर तुम्हें फॉर्मल मेल भेज देगी, तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी। जतिन जैसे ही ये सुनता है तभी वो कहता है और तुम। तभी अनन्या जवाब देते हुए मैं यही हूँ। और यहीं पर दोनों के बीच एक छोटा सा पॉज हो जाता है। दोनों कुछ कह ही नहीं पाते पर समझ रहे थे क्योंकि इतने वक्त बाद मिलना शायद ये इत्तेफाक से कम नहीं था। दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर मीरा
जो अपने ग्लास कैबिन से बाहर आने लगती है। उसकी नज़रें सबसे पहले नंदिनी की तरफ जाती हैं, जो अभी भी एविलेटर के सामने ही खड़ी थी, और फिर अनन्या और जतिन पर। वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, और वो अनन्या के पास जाकर बस इतना ही कहती है, अनन्या, एचआर के साथ नेक्स्ट स्टेप कोऑर्डिनेट कर लेना। अनन्या जैसे ही सुनती है तभी कहती है, यस मैम। वही मीरा, जो ये कहकर आगे बढ़ जाती है। उधर नंदिनी भी वापस आकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ जाती है। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे उसके अंदर कुछ बदल सा गया हो या कुछ बिगड़ सा गया हो। ऑफिस का शोर अपने ही रिदम में था। इंटरव्यू ख़त्म हो रहे थे, डिस्कशन लोग हो रहे थे। किसी के लिए ये सिर्फ एक वर्किंग डे था, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज कुछ नया शुरू हो चुका था। आज का दिन सभी के लिए बहुत बिजी था। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मीरा, आरव, अनन्या थक हार कर शाम को घर लौट आते हैं और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर कोई अनन्या के टाइप का खाना नहीं था। सैलेड, पास्ता, सूप, वेजिटेबल्स, लेकिन कोई इंडियन खाना नहीं। वहीं सविता ताई सबकी प्लेट्स लगाना शुरू कर देती हैं। अनन्या, जो वहीं बैठी हुई थी, वो पहले तो अपनी नज़रें खाने पर डालती है और फिर चुपचाप फोक उठाकर खाना शुरू कर देती है। मीरा के घर का ये खाना अब उसकी आदत बन चुका था। वही मीरा, जो अनन्या के सामने ही बैठी हुई थी, दिन भर की सीरियसनेस उसके फेस पर अभी भी दिख रही थी, और आरव, जो दोनों के बीच में बैठा हुआ था। सरप्राइजली आज आरव बहुत अच्छे से डिनर कर रहा था कि तभी अनन्या, आरव और लो, और वो उसकी प्लेट में कुछ रख देती है। आरव, जो बिना कुछ कहे चुपचाप सारा डिनर करने लगता है। वही मीरा, जो बड़ी खामोशी से इन दोनों को देख रही थी, और वो पानी का गिलास उठाकर उसमें से एक सिप पीने लगती है। डाइनिंग टेबल पर ज़्यादा बातें तो नहीं होती, बस हल्की सी प्लेट्स खिसकने की आवाज़ और बीच बीच में आरव का छोटा सा और वहीं आरव अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद अपनी चेयर से खड़े होकर अनन्या की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ड्राइंग करनी है। तभी अनन्या, तो चलें, और दोनों वहाँ से जाकर लिविंग एरिया में बैठकर फ्लोर पर ही वाइट शीट पर क्रेयॉन्स और पेंसिल निकालकर कुछ ड्रॉ करने लगते हैं। वहीं अनन्या, जो उसके पास ही बैठी हुई थी, वो कभी आरव की पेंसिल ठीक करती तो कभी आरव के बनाए हुए शेप्स पर स्माइल कर देती कि तभी अनन्या, आरव ये क्या है? तभी आरव बिना ऊपर देखे ही घर के तभी अनन्या, अच्छा। वहीं थोड़ी दूर सोफ़ा पे बैठी मीरा, जो ये सब देख रही थी, उसका लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर मेल्स और डॉक्यूमेंट्स पर कुछ काम कर रही थी। उसकी फिंगर्स जो कीबोर्ड्स पर चल रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार अपने आप ही उठकर कभी आरव की तरफ जाती तो कभी उसकी ड्राइंग पर, तो एक बार अनन्या की तरफ, जो बिना किसी दिखावे के उसके साथ ज़मीन पर बैठी हुई थी, और वो फिर खुद को काम पर फोकस्ड करके हर थोड़ी थोड़ी देर में उन दोनों को देख रही थी। और उसी वक्त आरव कुछ क्रेयॉन्स कलर उठाकर अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए, तुम भी बनाओ। अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो हंसने लगती है और आरव के हाथ से क्रेयॉन्स लेकर कागज़ के एक साइड पर सूरज बनाने लगती है। आरव जैसे उसे देखता है, वो अपने बनाए हुए घर के ऊपर आसमान में स्काई ब्लू कलर भरने लगता है। वहीं मीरा, जो अभी भी ये सब देख रही थी, उसके लैपटॉप की स्क्रीन अब ब्लर हो रही थी। उसका ध्यान बार बार
इन्हीं दोनों पर आ रहा था, लेकिन वो खुद को याद दिलाती है कि काम करना उसके लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार उसी तरफ खिंची आ रही थी। एक पल के लिए आरव सिर उठाकर मीरा की तरफ देखता है और उसी वक्त मीरा की भी नज़र उस पर जाती है। दोनों की नज़रें जैसे ही मिलती है, आरव कुछ नहीं कहता, वो बस मीरा की तरफ हल्की सी स्माइल कर देता है और फिर वापस आकर ड्राइंग बनाने लगता है। मीरा जो अभी भी स्क्रीन को देख रही थी और वो एक मेल ओपन करके उसको पढ़ने लगती है। मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी ही शांति थी, ऐसी शांति जो उसने कभी प्लान भी नहीं की थी। वही अनन्या जो ज़मीन पर बैठे बैठे थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, लेकिन आरव के साथ बैठकर उसे ये अजीब भी नहीं लग रहा था। अनन्या भी एक बार मीरा की तरफ देख ही लेती, जैसे चेक कर रही हो कि क्या मीरा ठीक है। लिविंग रूम में अब एक सुकून भरी खामोशी थी। कोई बड़ा पल नहीं था, ना कोई दूरी थी, बस तीनों के बीच एक अपनापन था। शाम धीरे धीरे बस यूं ही बीत रही थी और इनके रिश्ते भी अब गहरे होते जा रहे थे। घर जो पूरी तरह शांत था, लाइट्स भी डिम थी। वही मीरा जो अब अपने कमरे में सो चुकी थी, उसका डोर पूरी तरह से बंद, बाहर से कोई आवाज़ नहीं। घड़ी की सुई जो आधी रात के करीब पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ अनन्या जो अपने कमरे में अभी भी करवटें बदल रही थी, क्योंकि जो डिनर उसने किया था वो अनन्या के लिए काफ़ी नहीं था। उसको बहुत तेज भूख लगी और जब उससे रहा नहीं जाता, वो अपने बेड से धीरे धीरे उठने लगती है और बिना चप्पल पहने ही कॉरिडोर से होकर किचन की तरफ जाने लगती है। और जैसे ही वो किचन पहुंचती है, सबसे पहले वो फ्रिज खोलकर देखने लगती है। अनन्या को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन भूख उसकी अब बढ़ती ही जा रही थी और वो अब फ्रिज में रखे सारे सामान को देखने लगती है और कुछ ही देर में वो उसे बनाने लगती है, जिससे इसकी भूख शांत हो जाए। और अनन्या जल्दी से सब्जी बनाकर और आधी रात को आटा गूंथकर रोटियां तवे पर सेकने लगती है। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि कुछ आटा उसके फेस पर भी लग जाता है, जिस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। और उसी वक्त कॉरिडोर में हल्की सी एक आहट होती है। किसी के छोटे छोटे कदम जो किचन की तरफ बढ़ रहे थे, वो कोई और नहीं, आरव ही था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।